हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। तो अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। उसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉस हम जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पोर्शन किया वो तकरीबन तकरीबन 60 to 70% ऑफ केमिकल काइनेटिक्स कवर करता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, कोलिजन थ्योरी हमें क्या बताता है कि कोई भी एक रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। ठीक है, एक हमारी होती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, वो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है कि बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है और फिर वहां से प्रोडक्ट बनते हैं। कोलिजन थ्योरी एक अलग थ्योरी है। ठीक है, दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं, लेकिन दोनों का रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, तो जो कोलिजन थ्योरी है बेसिकली ये बेस्ड है ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने गैसियस स्टेट +1 में काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। ठीक है, केटीजी क्या है यहाँ पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, कोलिजन थ्योरी एज्यूम क्या करता है, ये हर एक मॉलिक्यूल को हार्ड रिजिड स्फीयर्स एज्यूम करके चलता है। ठीक है, मान लिया ये अजम्पशन कहीं ना कहीं तो गलत है, क्योंकि हम शेप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हर एक मॉलिक्यूल की शेप स्फेरिकल तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये काफी रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करता है, तो हम इस अजम्पशन को लेके चलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लो आप इसमें, कोलिजन थ्योरी एज्यूम मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड रिजिड स्फीयर्स। ठीक है, ये हार्ड रिजिड स्फीयर्स एज्यूम करके चलता है मॉलिक्यूल्स को। जो अगला पॉइंट है, मान लो अब मैं कोलिजन थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होता क्या है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन लेके चलता हूँ। ठीक है, एक एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन लेते हैं। एलिमेंट्री का मतलब क्या है कि हम रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो रिएक्शन की शक्ल देख के फ्रेम कर सकते हैं। बायोमोलिकुलर मतलब उसकी मॉलिकुलरिटी 2 है, मतलब उसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो कुछ ऐसी रिएक्शन हम ले लेते हैं, A+B गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर मैं ये रिएक्शन लेता हूं तो इसके अंदर देखो, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले आपस में कोलाइड करते हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज का आंसर कर सकते हो कि क्या हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। बहुत कम कोलिजन होती हैं जिनसे प्रोडक्ट असली में बनता है। कुछ कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है, कुछ कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। जो कोलिजन्स हमें प्रोडक्ट बना के देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, समझ आया कि मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं तब प्रोडक्ट्स बनते हैं, पहला पॉइंट। लेकिन हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। जो कोलिजन्स प्रोडक्ट बना के देती हैं उनको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। अगर मिनिमम एनर्जी है प्रोडक्ट बनाने के लिए तब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें तब इफेक्टिव कोलिजन्स होती है। इफेक्टिव कोलिजन्स क्या है, ऐसी कोलिजन्स जिसमें जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनके पास मिनिमम एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। अगर मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास है और वो कोलाइड करें तब प्रोडक्ट्स बनते हैं, तब हम उन कोलिजन्स को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो एक पॉइंट में, नॉट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ नोट कर लेते हैं, देखो नोट कर लो इसमें, not all collisions result in product formation, only a few collisions, only a few collisions results in product formation and are known as effective collisions. ठीक है, हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, कुछ ही कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है और उन कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। अब इफेक्टिव कोलिजन्स होती क्या हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, टू बैरियर्स मस्ट बी क्रॉस्ड। हमें दो बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। एक बैरियर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कौन सा बैरियर है, एनर्जी बैरियर की मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास। तो एक तो है हमारे पास एनर्जी
बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनके पास एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। अगर उस सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से कम एनर्जी है तो वो कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एनर्जी बैरियर। एक हमारे पास होता है ओरिएंटेशन बैरियर, ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले हम एनर्जी बैरियर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एनर्जी बैरियर होता क्या है। ठीक है, देखो इसको ऊपर कर देते हैं और हम अपना पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमने दो तरह की रिएक्शंस पढ़ी हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती थी, जिसमें एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आती है, लेस देन जीरो, एनर्जी रिलीज होती है। और एक होती थी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती थी, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आता था, ग्रेटर देन जीरो। अब देखो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज हुई है तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। एंडो में मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, मतलब जो प्रोडक्ट्स बने वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बने, तो मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लेते हैं। अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और फिर हम ग्राफ फ्रेम करते हैं अपना। देखो, ग्राफ कुछ इस तरह से, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना है शुरू से ही क्योंकि हमें इसमें बहुत कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा एनर्जी है और इस एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन प्रोग्रेस को कई बार रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिखा होता है बुक्स के अंदर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं ये मेरा जो है इस पॉइंट पे, ये मेरा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट था मेरा, ये था एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो ये पॉइंट आया, ये क्या है मेरा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये स्ट्रेट लाइन है, मेरे से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है यहाँ पे, तो आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। अब देखो, रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी तो पहले से थी। ठीक है, मैंने इनको कितनी एनर्जी सप्लाई की, यहां तक मैंने एनर्जी सप्लाई की। इस पॉइंट को, ये जो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये हाईली अनस्टेबल होता है, ट्रांजिशन स्टेट, और ये हाईली अनस्टेबल होती है। हाईली अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, और अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस में प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो फाइनली एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का है। इस केस में जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, और हमें पता है जब भी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कम होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब देखो, हमने यहाँ पे कितनी एनर्जी सप्लाई की, दिस मच। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, कि हम कितनी एनर्जी सप्लाई करें कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। हम सिर्फ इस पॉइंट तक एनर्जी सप्लाई करते हैं, एक बार ट्रांजिशन स्टेट अचीव हो गई उसके बाद हम एनर्जी सप्लाई नहीं करते। जैसे एक रोलर कोस्टर होता है ना, देखो ऊपर तक जाने के लिए आपको मोटर से एनर्जी देनी पड़ेगी, एक बार वो ऊपर तक पहुंच गया उसके बाद तो जो रोलर कोस्टर है वो अपने आप ही नीचे आता जाएगा, उसके बाद हमें एनर्जी सप्लाई नहीं करनी होती। तो हम रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी सप्लाई करें कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, ट्रांजिशन स्टेट बन जाए उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक एक करके सब डेफिनेशंस देखेंगे, पहले अभी आप समझते जाओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगला टर्म है हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है हमारी यहां से लेके यहां तक पूरा, कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके पास कितनी एनर्जी है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी।
जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके पास कितनी एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक इन दोनों का गैप, जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एनर्जी का गैप होता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये नेगेटिव में आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, विदाउट नेगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। क्लियर है ये चीज, एक्टिवेशन एनर्जी भी क्लियर है। और ये जो है जो हमने ग्रीन लाइन से शो किया है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि हम रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं टू इनिशिएट द रिएक्शन, टू स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट कब होगी, जब ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ठीक है, कि रिएक्टेंट्स को हम कितनी एनर्जी सप्लाई करें कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, मिनिमम मतलब जीरो से लेके करोगे काउंट, तो जीरो से लेके ऊपर तक कितनी एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। एक्टिवेशन एनर्जी है कि हम रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी है कि मिनिमम एनर्जी चाहिए ही कितनी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। कोई डाउट? तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्लियर है। ठीक है, अब सेम चीजें रहेंगी, लेकिन अगर हम यही चीजें एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाएं, एंडोथर्मिक का ग्राफ देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस। अगर मैं ये ग्राफ एंडोथर्मिक के लिए बनाना चाहता हूँ तो एंडोथर्मिक में बताओ क्या होगा, बिल्कुल सही, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मान लो ये मेरा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स था, तो मैंने यहाँ से एनर्जी सप्लाई करना शुरू किया, एक ट्रांजिशन स्टेट अचीव की, उसके बाद प्रोडक्ट्स बनने लगे, लेकिन प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे हमने रिएक्शन एंड कर दी। अब देखो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये क्या है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी बताओ, बिल्कुल सही, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि हमने रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी सप्लाई की, रिएक्टेंट्स को कितने सप्लाई की, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो पूरा ग्रीन लाइन है ये क्या है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर इसी रिएक्शन में मुझे थ्रेशोल्ड एनर्जी मार्क करना हो तो बताओ कहां से कहां तक होगी, बिल्कुल थ्रेशोल्ड क्या होता है, ओरिजिन तक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक मिनिमम कितनी एनर्जी लगी, यहां से लेके यहां तक। तो ये जो हो जाएगी लाइन ये क्या होगी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। डेल्टा एच क्या होगा, बिल्कुल सही, ये जो गैप है प्रोडक्ट्स और एनर्जी का, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एनर्जी का, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ये चीज, सबको क्लियर है? यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली आपको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब देखो जिन भी मॉलिक्यूल्स के पास जो कोलाइड कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड जितनी एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी है, तब तो वो कोलिजन्स इफेक्टिव होंगी। इफेक्टिव होंगी मतलब प्रोडक्ट बनेगा। अगर उन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तब इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होती हैं, मतलब प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। तो अगर कोलिजन्स इफेक्टिव हैं तो मतलब मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम कितनी एनर्जी है, इक्विवेलेंट टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया है सबको? ठीक है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो, द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो ट्रांजिशन स्टेट है इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम ई ए या ई ए सी टी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, द एडिशनल एनर्जी required by the reactant molecules to form an activated complex, form an activated
कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, कि मिनिमम रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी सप्लाई करें ताकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। कोई डाउट? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की भी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स फॉर द कोलिजन्स टू बी इफेक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, कर लो, बाय कोलाइडिंग molecules so that collisions must be effective, so that collision must be effective in nature, ठीक है। तो मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को ताकि इफेक्टिव कोलिजन्स हो सके, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। गुड आउट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे भी नोट कर लो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अब मान लो हमारे पास रिएक्शन है A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिखते हैं Z AB से, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग पार्ट, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस, कर लो, taking place between the reactant molecules per unit time per unit volume, ठीक है। अब देखो जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि कोलिजन्स आर इफेक्टिव। पहले तो कोलिजन होनी चाहिए ना, फिर ही हम इफेक्टिव कोलिजन्स की बात करेंगे। तो कोलिजन्स जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी प्रोडक्ट के बनने की, क्यों? क्योंकि उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कोलिजन्स है वो कैसी हैं, इफेक्टिव इन नेचर। कोई डाउट? क्लियर है? चलो, अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट का बनना, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? पहले तो कोलिजन होनी चाहिए, कोलिजन होनी चाहिए मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से ज्यादा कोलिजन्स क्या हों, इफेक्टिव हों, ठीक है। तो एक तो हमारे पास क्या है कि कोलिजन्स होनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि मैक्सिमम कोलिजन्स कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन्स होनी चाहिए। तो ये जो पहला टर्म है ये तो हमें बता रहा है कि कोलिजन्स कितनी ज्यादा हो रही हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये जो सेकंड टर्म है e⁻⁻⁻ ये हमें क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with energy greater than equal to एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनके पास मिनिमम एनर्जी है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। गुड आउट। तो हमेशा याद रखना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दो पे तो डिपेंड करता ही है। एक और फैक्टर है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन भी आप यहाँ पे अभी लिख लो। तो ए यहाँ पे हम लिखते हैं ओरिएंटेशन के लिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन है क्या वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगली हेडिंग डाल लो। अगला है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, अब देखो क्या सिर्फ मिनिमम एनर्जी होने से ही रिएक्शन हो जाती है? बिल्कुल नहीं। देखो मान लो मेरे पास मिनिमम एनर्जी तो है, लेकिन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है का मतलब, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारी रिएक्शन है कि हम मार्कर ओपन है उसको क्लोज करना है, मतलब एक मार्कर है और एक उसका कैप है, उन दोनों को कोलाइड कराना है
तभी वो मार्कर बंद हो जाएगा। मार्कर बंद हो जाएगा मतलब हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं इस तरह से क्लोज कराऊंगा कि ये मेरा मार्कर है, ठीक है, जो कैप है उसका जो ओपन वाला एंड है, एक तरफ से वो ओपन होती है कैप, ठीक है, ये मेरा मार्कर का पॉइंट है इस साइड पे। अगर मैं दोनों को इस डायरेक्शन में कोलाइड कराऊं तब तो मार्कर बंद हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मार्कर को इस तरह से लेके आऊं कि मार्कर मेरा यहाँ पे इस तरह से यहाँ नेप है इसकी, ठीक है, लेकिन जो कैप है उसका जो ओपन वाला एंड है वो इस साइड है, तो बताओ क्या मार्कर बंद होगा? नहीं, क्योंकि ये नहीं अंदर ही नहीं जा पाएगी, क्योंकि ओपन वाला एंड तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये ओरिएंटेशन का एग्जांपल है कि एनर्जी बैरियर तो होना ही चाहिए। मान लो यहाँ पे एनर्जी है, सफिशिएंट एनर्जी है इन दोनों के पास, मार्कर के पास और कैप के पास, दोनों बंद हो सकते हैं, लेकिन जब कोलाइड कर रहे हैं तो उनकी ओरिएंटेशन क्या है वो भी मैटर करती है, ठीक है। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर डायरेक्शन ऑफ अप्रोच प्रॉपर है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। कोई डाउट? ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव अलोंग विद एक्टिवेशन एनर्जी, लिखो इसमें फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव along with activation energy, ठीक है, along with activation energy the reacting molecules must collide with proper orientation. Must collide with proper orientation, otherwise collision will be ineffective. तो इसके आगे आप लिख लेना otherwise collision will be ineffective. अगर उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। डाउट क्लियर है? अब देखो, जब मैं आपको एक ऑर्डर वाला टॉपिक करा रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि जो रिएक्शन होता है उसमें मॉलिक्यूलैरिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ऑब्जर्व होती है, 4 या उससे ज्यादा वाली रिएक्शंस रेयरली ऑब्जर्व हैं। क्यों? ऐसा बहुत रेयर चांस है कि 4 मॉलिक्यूल्स टकराएं आपस में और उनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए ऐसी रिएक्शंस रेयर होती हैं। ठीक है, वहां पे मैंने आपको सिखाया था ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक है, तो अब देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। रेट इज इक्वल टू, एक तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, इसको हम पी से लिख लेते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। कोलिजन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और मैक्सिमम कोलिजन उसमें से कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल ज्यादा होने चाहिए जिनके पास मिनिमम एनर्जी है। तो इन 3 फैक्टर्स पे जो रेट है वो रिएक्शन का डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। ठीक है, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी मेंस में पूछा जा चुका है कि जो e⁻ है इन रेट लॉ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये हमारी कोलिजन थ्योरी, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसके नोट्स बनाओ प्रॉपर, थ्योरेटिकल टॉपिक है, बाकी के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है।